हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। रिमा भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग बात करेंगे राजपूतों का उदय। आज का कौन सा टॉपिक है? तो राजपूतों का उदय। राजपूतों का उदय। आप जानते हैं कि पिछला टॉपिक त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय युद्ध था और आपने देखा कि लगभग 200 वर्षों तक यह युद्ध चला और अंततः प्रतिहार वंश का कन्नौज पर अधिकार हुआ। इसी के साथ त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय युद्ध समाप्त होता है। इसके बाद राजपूतों का उदय प्रारंभ होता है। तो लगभग 950 से लेकर के 1206 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वह राजपूतों के उदय के नाम से जाना जाता है। राजपूतों का उदय। तो इसमें एक एक राजपूत वंशों के बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज हम जिस राजपूत वंश की चर्चा करेंगे वह है गढ़वाल वंश। कौन सा वंश है? गढ़वाल वंश। राजपूतों का उदय 950 एडी से लेकर के 1206 एडी तक, 1206 एडी तक। और इसमें हम बात करेंगे गढ़वाल राजवंश की, गढ़वाल राजवंश की, गढ़वाल वंश की बात करेंगे। और साथ ही साथ गढ़वाल वंश के जितने महत्वपूर्ण फेमस शासक हैं उनकी चर्चा भी हम करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे पहला शासक जो था गढ़वाल वंश का वह चंद्रदेव था। कौन था? चंद्रदेव। चंद्रदेव की बात करेंगे। इसके बाद इसका पुत्र मदनपाल हुआ। मदनपाल। इसके बाद गोविंद चंद्र के बाद विजय चंद्र। इसके बाद जयचंद्र। गोविंद चंद्र, विजय चंद्र और जयचंद्र। तो ये गढ़वाल वंश के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण शासक थे। अगर हम गढ़वाल वंश के निवास स्थान की बात करेंगे तो गढ़वालों का जो स्थान था वह विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र जो था वह गढ़वालों का निवास स्थान था। गढ़वालों का निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र था। और 1080 से 84 तक का जो टाइम पीरियड था, 1080 से 84 तक का टाइम पीरियड किसका था? तो वह चंद्रदेव था। चंद्रदेव यह गढ़वाल वंश का संस्थापक था। चंद्रदेव गढ़वाल वंश का संस्थापक था। और गढ़वाल वंश के शासक जो थे यह तोमरों की अधीनता स्वीकार करते थे और कन्नौज पर शासन करते थे। चंद्रदेव का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मदनपाल हुआ। चंद्रदेव का उत्तराधिकारी मदनपाल हुआ। 1104 से लेकर के 1114 तक, 1104 से लेकर के 1114 तक, 1104 से 1114 तक जो है इसका टाइम पीरियड किसका है? तो यह मदनपाल का टाइम पीरियड है। मदनपाल को तुर्क आक्रमणकारियों ने बंदी बना लिया था। कड़े संघर्ष के बाद इसके पुत्र गोविंद चंद्र ने इसको छुड़ाया। तो इसको तुर्क आक्रमणकारियों ने बंदी बना लिया था। गोविंद चंद्र की बात करेंगे तो यह 1114 से लेकर के 1155 तक, 1114 से लेकर के 1155 तक का जो टाइम पीरियड है वह गोविंद चंद्र का टाइम पीरियड है। और गोविंद चंद्र को ग्रंथों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा जाता है। यह एक विद्वान शासक था। इसको विविध विद्या विचार वाचस्पति, इसको विविध विद्या विचार वाचस्पति के नाम से भी जाना जाता है। इसका युद्ध और शांति मंत्री लक्ष्मीधर था। लक्ष्मीधर इसका युद्ध और शांति मंत्री था, जो शास्त्रों का प्रकांड पंडित था,
जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है। जिसने कृत्य कल्पतरु जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है लक्ष्मीधर की रचना है। और लक्ष्मीधर गोविंद चंद का युद्ध और शांति मंत्री था, जो शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी विजय चंद हुआ। विजय चंद 1155 से लेकर के 1170 तक का इसका टाइम पीरियड रहा। विजय चंद के समय गढ़वालों की स्थिति कमज़ोर हुई और दिल्ली गढ़वाल वंश के हाथों से निकल करके चौहान नरेशों के हाथों में चली गई। गढ़वाल वंश के हाथों से निकल करके चौहान नरेशों के हाथों में दिल्ली चली गई। और विजय चंद के समय गढ़वालों की स्थिति थोड़ा सा दयनीय हुई। इसके बाद टाइम पीरियड आता है जयचंद का, जिसे इतिहास में राजा जयचंद के नाम से जानते हैं। जयचंद को इतिहास में राजा जयचंद के नाम से जाना जाता है। और यह 1170 से लेकर के 1194 तक 1170 से लेकर के 1194 तक का इसका टाइम पीरियड है जयचंद का। और जयचंद को लोक कथाओं में राजा जयचंद के नाम से जाना जाता है। जयचंद भी एक शक्तिशाली शासक था। इसने अपने समकालीन तुर्क आक्रमणकारियों को और साथ ही साथ गुजरात के सोलंकियों को, देवगिरी के यादवों को इसने पराजित किया था। इसका समकालीन चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय अथवा पृथ्वीराज चौहान थे। और दोनों के मध्य भयंकर मतभेद था। दोनों के मध्य भयंकर मतभेद था। और जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता, जो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। और इसी बात को लेकर के इन दोनों में विवाद था। जयचंद, हालांकि पृथ्वीराज चौहान से कई बार जयचंद पराजित भी हुआ था, लेकिन जयचंद ने अपने विजय के उपलक्ष्य में राजस्व यज्ञ का आयोजन कराया था। राजस्व यज्ञ का जो इसने आयोजन करवाया था। और साथ ही साथ इसने चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय से प्रतिशोध लेने के लिए इसने मोहम्मद गोरी को भारत पर आमंत्रित किया था। जिसका परिणाम ये हुआ कि तराइन के प्रथम और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया। और यह युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो यह युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया 1194 में, चंदावर का युद्ध। और चंदावर के युद्ध में जयचंद पराजित हुआ और मारा गया। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, चंदावर का युद्ध बड़ा फेमस युद्ध है। 1194 चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य, जिसमें यह पराजित होता है और साथ ही साथ यह मारा गया। जयचंद का दरबारी कवि श्रीहर्ष था। जयचंद का दरबारी कवि कौन था? तो जयचंद का दरबारी कवि श्रीहर्ष था। श्रीहर्ष की दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक नैषधि चरितम और दूसरा है खंडन खाद्य। एक है नैषध चरितम और दूसरा है खंडन खाद्य। 1194 ईस्वी में जयचंद पराजित हुआ और मारा गया। आगे चल कर के 1205 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर अधिकार कर लिया। इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।